Good morning, children. Welcome back. As you know that we have finished our first chapter, Nationalism in Europe in the 19th century. So in this lecture, we are going to start our second chapter, that is the Nationalism in India. And this is your second chapter in your history book. नेशनलिज्म इन इंडिया मीन्स कि भारत में राष्ट्रवाद, जैसा कि हमने पहला पार्ट पढ़ा कि यूरोप में राष्ट्रवाद, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद. नाउ इन द सेकेंड चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया. So children, as we have discussed that how nationalism in Europe arrived and how the formation of nation state occurred, and a great change took place and people came to realize their existence as they developed a sense of understanding of who they are and what defined their identities. And also we have studied that in most countries of the European, the making of this new nation state identity was a long process, as we have seen in the unification of Italy and unification of Germany. Now children, now let's study how this awareness toward nationalism emerged in India. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवाद यूरोप में किस तरीके से उभरा, उसका उदय राष्ट्रवाद यूरोप में 19वीं शताब्दी में कैसे आया और किस तरीके से राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ. जैसा कि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं, लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया और लोगों को ये समझ में आने लगा कि उनकी पहचान क्या है, उनका अपना अस्तित्व क्या है. तो इस तरीके से हमने जाना और हमने ये भी साथ में पढ़ा कि बहुत सारे यूरोपियन देशों में ये जो निर्माण का जो कार्य था, प्रक्रिया थी, वो एक लंबे वर्ष तक भी चला. जैसा कि हमने जर्मनी और इटली के एकीकरण के प्रक्रिया में देखा कि किस तरीके से जर्मनी राष्ट्र राज्य बना और किस तरीके से जो है इटली भी राष्ट्र राज्य बना. तो ऐसे बहुत से यूरोपियन देश थे जो अपने लड़ाई, अपना रिवोल्यूशन, अपनी क्रांति जो है अपने तरीके से लड़े और उन्होंने अपने आप को एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया. So now children, in this chapter we will study about the nationalism in India, how the nationalism emerged in India, how the concept of nationalism arrived, and how the concept of nationalism was welcomed by the Indian people and Indian revolutionaries. तो हम इस पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और किन किन क्रांतियों से, किन किन विद्रोहों से, किन किन आंदोलन से, बहुत सारे आंदोलन जो चलाए गए, किन किन आंदोलन से जो है ये राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट था, विचारधारा थी, पूरे देश में एक आग की तरह फैल गई. सो लेट्स स्टडी अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया. But before starting the chapter, one of you have asked me to explain the revolutionary named Giuseppe Garibaldi once again. So here children, I'm going to explain, I'm going to tell about the Giuseppe Garibaldi. Who was Giuseppe Garibaldi once again? He was a revolutionary of Italy and he was a sailor in trade merchant navy. यानी वो इटली का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था और नौसेना में एक सेनाविक भी था. He joined secret society established by the Mazzini in 1833 and he also participated in the democratic revolt in Piedmont in 1834. But he became unsuccessful and he fled to South America. यानी उसने मजीनी द्वारा शुरू किए गए यंग इटली गुप्त संगठन को ज्वाइन किया इन 1833 में और 1834 में उसने गणतांत्रिक विद्रोह में भी पार्टिसिपेशन किया, यानी उसने इसमें भाग लिया, लेकिन वो विफल रहा और उसके बाद वो जो है वो साउथ अमेरिका ही फ्लीड अवे, वहाँ पे साउथ अफ्रीका वो भाग गया. बट इन 1848 में ही रिमेन्ड ओनली देयर और वहाँ से ही एग्रीड एंड सपोर्टेड इमैनुअल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इमैनुअल वॉज द किंग ऑफ द इटली. तो वहाँ पे क्या हुआ कि इमैनुअल जो इटली का राजा था उसको उसने वहीं से सपोर्ट किया, वहीं से उसका समर्थन दिया ताकि इटली का यूनिफिकेशन हो सके, यानी उसका एकीकरण हो सके. नाउ इन 1860 ही लेड द एक्सपीडिशन ऑफ 10,000
10,000 ऑफ इटली, यानी 10,000 1,000 वॉलंटियर्स का उसने एक अभियान चलाया था, जिसमें 1,000 वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवक थे जो कि इस रिवोल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, इस प्रोसेस में उसका साथ दिया प्रक्रिया में, इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. एंड अप्रॉक्स 30,000 वॉलंटियर्स टुक पार्टिसिपेटेड इन द participation in the expedition. So and this group got the title of Red Shirt. इस ग्रुप को एक उपाधि मिली, रेड शर्ट की उपाधि मिली. एंड जोसेफी गारिबल्डी became the hero of the Red Shirt. और वो इस रेड शर्ट ग्रुप का जो थे वो हीरो बन गए. और इस ग्रुप में जो वॉलंटियर्स थे, दे हैड weapons and with armed volunteers he annexed the south kingdom of Italy. और with that expedition and through that expedition Garibaldi won the south kingdom of Italy by driving out Spanish rulers, यानी जो वहाँ के स्पेनिश रूलर, साउथ किंगडम ऑफ इटली में स्पेनिश रूलर का वर्चस्व था, वहाँ से इन्होंने अपने इस अभियान के द्वारा जो 1,000 साउथ इटली का जो अभियान था, दक्षिण वॉलंटियर्स का जो अभियान था, उसके थ्रू इन्होंने वहाँ के स्पेनिश रूलर्स को, साउथ किंगडम इटली में के स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से भगाया. और फिर साउथ किंगडम ऑफ इटली जो है केम अंडर द Italy, under the province of complete Italy. Now what happened? वहाँ पे he got also the support of farmers and peasants, local farmers and peasants also supported him. And in 1861, and Emmanuel was declared as the king of the Italy. Now later on, what happened? Venetia and Rome were also added in 1866 and 1870. So with his support he organized the army of volunteers to make the unification of Italy successful. इसलिए उसने क्या किया, उसने इस जो है ये जो वॉलंटियर्स की जो उसने सेना खड़ी की थी, उससे क्या हुआ, उससे उसकी बहुत मदद मिली और इटली के एकीकरण में उसने सहयोग दिया. So children, this is the Giuseppe Garibaldi. I hope you have understood the point. Now let's start the next chapter, that is the nationalism in India. Children, the first point of this chapter is nationalism in India. The first topic and the first point is that the growth of modern nationalism was profoundly connected with anti-colonial government. People began to discover the unity during the struggle against colonialism. Fear of being oppressed under colonialism provided a bond of unity among groups of people. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो ये आधुनिक राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, वो कॉलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद, यानी कॉलोनिज्म वॉज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश एम्पायर, या कॉलोनिज्म को हम कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश एम्पायर के विरोधी जो कॉलोनीज थी ब्रिटिश एम्पायर की. सो जो ये आधुनिक राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, वो ब्रिटिश कॉलोनीज यानी ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ था, उसके आंदोलन से जुड़ा हुआ था, उसके विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था जो ये आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में. और इस विरोध के खिलाफ जो संघर्ष में लोगों ने क्या किया, लोगों ने आपसी एकता को पहचान लिया. यानी लोगों ने क्या किया, जो इस संघर्ष के दौरान जब वो लड़ रहे थे, जब संघर्ष कर रहे थे, तो उन्हें लगा दे केम टू रियलाइज अबाउट द यूनिटी. तो उन्होंने आपसी एकता को पहचान लिया और इस संघर्ष के दमन के डर से, जो डर ने जो ये संघर्ष था, उसके दमन के डर ने लोगों यानी जन समूहों को एकता के सूत्र में बांध दिया. यानी द पीपल केम टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी थ्रू द नेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म. Now the second point of this topic is but each class and group felt effects of colonialism differently. Why? Because their experiences were different, their notions of freedom were also not the same. So in this situation, what happened? The Congress came under Mahatma Gandhi, and what he tried to unite these groups and started a big movement.
कहने का मतलब होता है कि जो ये, लेकिन जिसने ये स्ट्रगल में, जो संघर्ष में ये भाग ले रहे थे, ये वर्ग जो थे, जो लोगों का अपना समूह था, यानी हर वर्ग हर समूह पर जो ये कॉलोनिज्म का जो इफेक्ट था, जो कॉलोनिज्म के खिलाफ विरोध का जो आंदोलन था, उसका जो इफेक्ट का असर था वो अलग अलग था, क्योंकि उनके अनुभव अलग थे, उनके लिए स्वतंत्रता के माने भी अलग थे। और तो फिर क्या हुआ, तो इस परिस्थिति में क्या हुआ, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी उभर कर आई, जो कि किसकी गाइडेंस में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। एंड महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये जो पार्टी थी कांग्रेस ने, उसने क्या किया, सभी जन समूहों को इकट्ठा करके उसने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी, और उसने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। एंड अ बिग मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी अंडर इन विद द कांग्रेस। नाउ द सेकेंड हाउ द, तो हम ये पढ़ेंगे कि कांग्रेस जो है ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरीके का प्रयास किया, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस किस तरीके से हिस्सा लिया, और किस तरीके से राष्ट्रवाद ने लोगों को कल्पना की एक नई उड़ान दी। सो वी विल स्टडी नाउ। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट वी will discuss about the effects of First World War of 1914 on the political and economic condition of India. हम राष्ट्रवाद का उदय जो पढ़ रहे हैं, उससे पहले कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हो गया था। और हम पहले भी इससे पहले आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि नेशनलिज्म किस तरह से उदय हुआ, लेकिन हम इस चैप्टर में आफ्टर 1919 के बाद पढ़ेंगे, यानी 1919 के बाद किस तरीके से राष्ट्रवाद जो है वो अपने जेनिथ पे था, अपने पीक पॉइंट पे था। सो बिफोर स्टार्टिंग द नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया इन आफ्टर 1919, पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया. Then from there, in 1919, we see the national movement spreading a new areas, included new social groups and new modes of struggle. एंड फिर इसके बाद हम एंड होल नेशन जो है वो किस तरीके से केम अंडर द रिवॉल्यूशन. सो लेट्स स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर started in 1914 on the economic and political condition of India. So children, the first world war, यानी the first world war created a new economic and political situations in India. मतलब कहने का है कि हम सबसे पहले 1919 के इस चैप्टर में हम 1919 के बाद जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद का जो एक लहर सी आई, एक क्रांति सी आई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लेकिन 1919 से पहले हम पढ़ेंगे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो उसका असर भारत की आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र परिस्थिति पे कैसा असर पड़ा. तो हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट. इट व्हाट इफेक्ट इट लेड टू एन इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस. यानी कहने का मतलब है सबसे पहला असर पड़ा हमारी रक्षा व्यय पर. जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उस पे भारी वृद्धि हो गई. खर्चे को पूरा करने के लिए क्या करने लगे, युद्ध के नाम पे कर्जा लिया गया. यानी जो उस इन्वेस्टमेंट को, उस खर्चे को पूरा करने के, उस एक्सपेंडिचर को भरने के लिए लोग वॉर के नाम पे खर्चा लेने लगे और कर में भारी वृद्धि भी कर दी गई, यानी टैक्सेशन भी हाई हो गया. नाउ सेकेंड effect was that custom duties were raised and income tax introduced. सबसे जो दूसरा important असर था वो था कि custom duties were raised and income tax introduced. War led to price rises and price doubled between 1913 and 1918 and their leading extreme hardship for common people. मेरे कहने का मतलब है कि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया. कस्टम ड्यूटी जो थी, वो जो आवागमन था ट्रांसपोर्टेशन का, उस पर ड्यूटीज बढ़ा दी गई, उसका शुल्क बढ़ा दिया गया. आयकर जो है, इनकम टैक्स शुरू कर दिया गया और कीमतें भी बढ़ गई. खाने पीने के सामान पे कीमतें भी बढ़ गई. और कीमतें कब बढ़ी, 1913 से लेकर 1918 तक. इन बीच में कीमतें भी बढ़ गई और दो दुगनी हो गई. और आम लोग जो है इन बढ़ती हुई कीमतों से वो परेशान हो गए, यानी आर्थिक स्थिति जो है वो धीरे धीरे वर्स हो रही थी. Now the third point, the third effect was that
Villagers were called upon to villagers were called upon to supply soldiers, and forced the villagers were forced to become soldiers, and this caused widespread anger. कहने का मतलब है कि जो विलेजर्स थे वो उनको उनको जबरन जो है वो क्या करने लगे, गांव में जो सिपाही थे, जो ग्रामीण लोग थे, उनको जबरन भर्ती सोल्जर्स बनाया गया, सिपाही बनाने के लिए जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण जो उनके इलाके थे उन पर बहुत गुस्सा आ गया. पीपल बिकेम एजिटेटेड, बहुत फ्यूरियस हो गए, बहुत गुस्से में हो गए. और देन व्हाट हैपन, देन और उस पर जो है ये उनका जो लोगों का जो गुस्सा था वो ये भी एक फैक्टर बन गया, और पॉलिटिकल डिसबैलेंस का और इकोनॉमिक वर्ड सिचुएशन के लिए. देन नेक्स्ट इफेक्ट क्या पड़ा. Then in 1900, between 1918 and 19, and between 1920 and 21, crops failed due to in many parts of India due to bad harvesting, and resulting what, in acute shortage of food followed by an influenza epidemic, and about 12 to 13 million people died. कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, उसके साथ साथ ये भी हुआ कि 1918 और 19 के बीच और 1920 और 21 के बीच जो है देश के कई इलाकों में फसल खराब हो गई, और खाद्य पदार्थों की जो उसमें क्या हो गया, भारी अभाव होने लगा. यानी खाने पीने की जो है वो जो अनाज था उसमें कमी होने लगी, और उस पे एक और भी इफेक्ट आया. उस पे एक और जो डिवास्टिकेटिंग इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट था, वो था फ्लू की बीमारी फैल गई, जिसमें लगभग 12 से 13 लोग जो है वो मारे गए. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सो जो है लोगों की जो उम्मीदें थी कि जो युद्ध जो ख़त्म होने के बाद जो है मुसीबतें कम हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ. नाउ चिल्ड्रन, इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया जो है वो बिगुल बजाया और एक नया तरीका पेश किया, और जिसका नाम था मोहनचंद करमचंद गांधी, यानी जिसका नाम था महात्मा गांधी. नाउ उन्होंने ही स्टार्टेड मेनी रिवॉल्यूशन, ही स्टार्टेड मेनी मूवमेंट्स टू स्प्रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, और उन्होंने अहिंसा और जो है ये सत्याग्रह का विचार जो है उन्होंने पूरे देश में वो लेकर आए. एंड ही हैज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह बिफोर अस एंड among the people of Indian. So here he started many movements and he supported satyagrah. तो सबसे पहले in order to understand the nationalism, rise of nationalism in India, हम सबसे पहले पढ़ेंगे the concept of सत्याग्रह started by the महात्मा गांधी, क्योंकि जितने भी आंदोलन उन्होंने चलाए थे लास्ट आफ्टर 1919 के बाद, वो सब जो है वो अहिंसा और सत्याग्रह पर ही आधारित था. तो वो उनके इस विचारधारा से वो सारे मूवमेंट जो थे वो प्रेरित थे, और ये उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए जो हम आगे पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सत्याग्रह का विचार कहाँ से आया और किसने इसको जो है फैलाया. नाउ इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वेयर ही फॉट successfully against racial discrimination with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह. यानी सबसे पहले सत्याग्रह का विचार जो है महात्मा गांधी लेकर आए. कहाँ से, कैसे, कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे भारत. वहाँ पर उन्होंने पहले ही से जरा आंदोलन के रास्ते पे वो चलते हुए उन्होंने नस्ल भेदी सरकार, यानी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था कि कॉम्प्लेक्शन पे, यानी जो है रंग भेदी जो आंदोलन था, उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ वो सफलतापूर्वक लड़े, और जिस पद्धति से लड़े, जिस प्रोसेस से वो लड़े, उसको उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया. उसे हम सत्याग्रह कहते हैं. So first we will discuss about what is सत्याग्रह. We have discussed कि according to the महात्मा गांधी वो सत्याग्रह किस पद्धति को कहते हैं. Now the first point is सत्याग्रह was a non-violent method of mass agitation against the oppressor. यानी जो सत्याग्रह क्या है, अहिंसात्मक रूप से उत्पीड़न से मुकाबला करने की पद्धति, यानी इसमें कोई हिंसा ना हो,
इसमें कोई जो है वो ब्लडशेड ना हो, खून खराबा ना हो, ये ब्लडलेस हो, इसमें किसी को नुकसान, फिजिकल कोई हार्म ना हो। तो यानी जो है शारीरिक रूप से उसको कोई हार्म ना हो, शारीरिक रूप से उसको कोई चोट ना पहुंचे, यानी अहिंसात्मक रूप से बिना कोई हिंसा से जो है वो किसी विद्रोह या किसी के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी जाए और उसको जीती जाए। दैट प्रोसेस, दैट मोड ऑफ एजिटेशन इज कॉल्ड सत्याग्रह। नाउ व्हाट सत्याग्रह emphasized? It emphasized the power of truth and need to search for truth. ये सबसे बड़ा इसका जो बेस था वो था ट्रुथ, यानी ये किस पे क्या था, ये सत्य की शक्ति पर जोर देता है। यानी इट emphasized, it forced on the power of truth, ये सत्य की शक्ति पर जोर देता है और सत्य की खोज करने की बात करता है। Also third point what he it suggested, if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not needed against evils. कहने का मतलब है कि it suggested, if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not needed against evils. कहने का मतलब ये है बच्चों कि अहिंसा के सहारे जो है सत्याग्रही जो होते हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है, यानी उसको अहिंसा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा सकती है और शारीरिक बल की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। यानी बुराई से लड़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम शारीरिक बल का इस्तेमाल करें, यानी हम फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द फिजिकल फोर्स अगेंस्ट द ईवल्स। हम बुराई को अहिंसात्मक रूप से, यानी हम जो है विदाउट एनी वायलेंस भी जीत सकते हैं। इट सजेस्टेड। नाउ देन व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर्स had to be persuaded to see the truth, not to force the people to accept the truth. यानी जो people including the oppressors had to be persuaded to see the truth, not to force the people to accept truth. यानी जो दमनकारी शत्रु होते हैं, जिनको हम, जो दमनकारी शत्रु जो हमें दबाना चाहते हैं, जो हम पे आधिपत्य जमाना चाहते हैं, जो हमको दबा कर रखना चाहते हैं, ऐसे शत्रु की चेतना को जगाना चाहिए। हम बल्कि सिर्फ हम ये नहीं कि हम सिर्फ जो है उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के माध्यम को से जगाना चाहिए और उनको एक सहज भाव से सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यानी जो अहिंसा, यानी ऑन द होल वी कैन से दैट कि सत्य और अहिंसा पर सत्याग्रह का जो था वो जोर था। यानी सत्याग्रह दो चीज़ों के पर बल देता था, वो था सत्य और अहिंसा। और गांधी जी बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड सत्याग्रह। तो ये सारी चीज़ें सत्याग्रह में जो चीज़ें हैं वो विचारधारा थी जो गांधी जी की, वो बेसिकली जो थी वो सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। Now then what happened after, now children, then what Gandhi ji successfully organized सत्याग्रह movements. अब या आपने वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, अब हम सत्याग्रह के बारे में पढ़ लिए। तो लेट्स स्टडी अबाउट द कि हाउ द गांधी जी ऑर्गेनाइज द डिफरेंट मूवमेंट्स बेस्ड ऑन सत्याग्रह। तो उन्होंने अब पूरे देश में वो किस तरीके से उन्होंने मूवमेंट्स, आंदोलन चलाया जो कि सत्याग्रह पर ही बेस्ड था। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज, now children, now by this struggle yani truth was bound to ultimately victorious, and Gandhi ji believed this dharma of non violence could unite all Indians. यानी गांधी जी क्या बिलीव करते थे कि इस संघर्ष में सत्य की विजय होती। किस संघर्ष में? संघर्ष अगेंस्ट द evils, यानी संघर्ष अगेंस्ट द evil, स्ट्रगल अगेंस्ट द evils विदाउट एनी फिजिकल वायलेंस। यानी कोई शारीरिक जो है शारीरिक आपकी जो फोर्स के बल के बिना ही इस लड़ाई के में भी सत्य की विजय होती है। और गांधी जी का ये विश्वास था कि अहिंसा का ये धर्म जो है सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। यानी जो अहिंसा का जो ये पाठ है वो पूरे देशवासियों को एकता में बांध सकता है। गांधी जी बिलीव इन दिस concept. Then what happened? What Gandhiji did? Then Gandhiji successfully organized satyagrah in various places. सबसे पहले तो गांधी जी ने जो है अब वो अपने इस विचारधारा को लेकर उन्होंने इंडिया में, भारत में कई जगहों पे, उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों पे सत्याग्रह आंदोलन चलाए। उसमें से सबसे पहला हम पढ़ेंगे इन 1917 ही ट्रेवल्ड चंपारण टू बिहार। ही ट्रेवल्ड चंपारण
in Bihar to inspire the farmers to struggle against the oppressive plantation system. यानी सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह जो शुरू किया था वो था बिहार, चंपारण बिहार स्टेट में, बिहार राज्य के चंपारण क्षेत्र में 1917 में। तब गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह सन 1917 में चंपारण यानी बिहार में जो है, बिहार में चंपारण इलाके का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए क्या किया, प्रेरित किया। जो प्लांटेशन जो वो थे ऑपरेसर थे, जो उनके प्लांटेशन सिस्टम जो उसके दमनकारी थे, जो प्लांटेशन को लेकर किसानों को शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ किसानों को उन्होंने प्रेरित किया टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह एंड टू फाइट अगेंस्ट दोज लैंडलॉर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे नाउ चिल्ड्रन कि let's know about the struggle of farmers against oppressive plantation and how Gandhi ji inspired the farmers to struggle against this exploited system by following सत्याग्रह। अब हम पढ़ेंगे बच्चों की चंपारण में ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी ने वहाँ के किसानों को प्रेरित किया सत्याग्रह के फॉलो करते हुए, वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष में उन्होंने प्रेरित किया। क्या हुआ था कि व्हाट वाज हैपनिंग इन चंपारण में क्या हो रहा था। चंपारण, एज यू नो दैट, कि डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वेयर thousands of landless serf laborers and poor farmers were forced to grow indigo and other cash crops instead of फूड क्रॉप्स विच वेर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। यानी कहने का मतलब है कि चंपारण में जो बिहार में एक क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो है बहुत सारे भूमिहीन मजदूर थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, बधुआ मजदूर थे, जो गरीब किसान थे। उन्हें जबरन इंडिगो क्रॉप और ऐसे अलग तरीके के फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था जो उनके जीवन के लिए आवश्यक नहीं था, जो उनके जीवन के लिए बिल्कुल एसेंशियल नहीं था। एंड दीज गुड्स वेर ब्रॉट फ्रॉम द फार्मर्स एट अ चीपर लो प्राइस। Suppressed by the landlords, they were living in extreme poverty, and Britishers also imposed taxes on them, even in famine period also. यानी कहने का मतलब है कि उनसे जो है, and situation what happened? Situation became worse. Then unbearable peasants in Champaran revolted against the government in 1916. Then Mahatma Gandhi went Champaran on 10th April 1917 and Satyagraha began in Champaran. यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो किसान थे उनको जबरन जो है इंडिगो जैसे अनाज को फोर्सबली उगाने के लिए दबाव में डाला जाता था, मजबूर किया जाता था। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो है वो उन पर टैक्स भी उन्हें लगा दिया था और ऐसे अनाज जो उगाने के लिए उनको मजबूर किया गया था जो उनके लिए ज़रूरी नहीं थे उनके जीवन के लिए। यानी किसानों से कम पैसे देकर अनाज खरीदने लगे। ज़मींदार और जो ज़मींदार थे उनके दमन और शोषण के कारण वे गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। यानी वो एक्सप्लॉयटेड हो गए और वो मिजरेबल कंडीशन की दयनीय स्थिति हो गई, वो गरीबी में जीने लगे। और जो ब्रिटिश साम्राज्य ने उस पर क्या किया, उन पर कर भी लगा दिए और उस टाइम लगाया जब सूखा पड़ रहा था, जब वहाँ पे फेमाइन अकर्ड हुआ, तो उस वक्त जो है वो किसानों पे कर लगा दिया गया। जहाँ वो अपने खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं थे, वो कर देने की हालत में नहीं थे। तो क्या उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि स्थिति और गंभीर हो गई इन चंपारण। तो चंपारण में जो है किसानों की स्थिति जो और वर्ष हो गई, गंभीर हो गई। जो असली किसान थे वो सरकार के खिलाफ सन 1914 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और गांधी जी चंपारण 10 अप्रैल 1917 में पहुंचे और वहां के किसानों को संघर्ष के लिए उन्होंने प्रेरित किया और फिर इस तरह से सत्याग्रह शुरू हुआ चंपारण में। और गांधी जी इनकरेज द फार्मर्स, he provoked the farmers and peasants to fight against the plantations, to landlords, to fight against the Britishers, but by following the satyagraha without any violence. So children, we will stop here and we will discuss in next point in our next lecture. So I hope you got the point and take care of yourself and goodbye.